नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र या सिंपल वहन तंत्र भी बोलते हैं। पूरा साथियों खत्म करेंगे ए टू जेड कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ एनिमेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा चित्र के माध्यम से, ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, इसलिए आप क्या करिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ताकि इससे प्रश्न जब आए तो बिल्कुल भी आपका ना छूटे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि साथियों हमने ग्रुप डी के लिए स्पेशल आपका एकदम फ्री बैच साथियों चलाया है। उस फ्री बैच का नाम क्या है? एनसीईआरटी साइंस बैच। एनसीईआरटी साइंस बैच है और हमने सबसे पहले 1 जनवरी से इसको चलाया था। और हमने सबसे पहले किसको स्टार्ट किया था? बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। और बायोलॉजी में 2 चैप्टर खत्म भी हो चुका है। पहला चैप्टर हमने सेल स्टार्ट किया था, कोशिका, जो कि बेसिक है बायोलॉजी का, वहाँ से स्टार्ट किया था। कोशिका का पूरा थ्योरी खत्म करके उसका मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस भी करवा दिया। उसके बाद हमने ऊतक को ख़त्म किया, उसका भी प्रैक्टिस पूरा करवा के उसको ख़त्म कर दिया। अब हमने तीसरा स्टार्ट किया है, जिनका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। हालांकि ऊपर में चैप्टर का नाम नहीं लिखा गया, जैव प्रक्रम नहीं लिखा गया, जगह नहीं था, ठीक है ना, लेकिन ये जैव प्रक्रम का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम में हमने क्या क्या खत्म कर लिया था? पोषण, न्यूट्रिशन को ख़त्म कर लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म कर लिया था। और आज हम खत्म करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए या हिंदी में परिसंचरण तंत्र बोलिए। इसलिए आपको कह रहे हैं कि जो अगर आप लेक्चर नहीं देखें, शुरू से नहीं पढ़े हैं, तो एक बार आप जाके हमारा प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट अगर आप नहीं विजिट कर पाते हैं तो यूट्यूब पर आप डायरेक्ट सर्च कीजिए एनसीईआरटी साइंस बैच बाय राजकुमार सर, तो आसानी से वो आ जाएगा। या प्लेलिस्ट में आप जाके क्लास नंबर 1 से देखिए, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो जरूर बात को फॉलो करेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको एक सही गाइडेंस देना चाहूँगा कि आपको पीडीएफ लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप पूरा क्लास नहीं देखते। यानी कि ये पूरा क्लास देखने के बाद अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन में फ़ायदा होगा। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। चीज़ें सब एक ही पढ़ाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीका होता है। इसलिए अगर आप मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो समझिए कि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक क्लास नहीं देखेगा, यानी कि इसमें जो हम चीज़ें समझाएंगे आपको, उसके अनुसार आपको पीडीएफ समझ आएगा रिवीजन करने में, समझ गए ना। इसलिए क्लास को आप पूरा देखें, ठीक है ना। चलिए तो समझाते हैं आपको परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए हमने आपके लिखा है उच्च बहुकोश के जंतु। जैसे हम लोग क्या है, उच्च बहुकोश के जंतु हैं। आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति एवं अनावश्यक पदार्थों का बहिष्करण परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। यानी कि मैंने आपको जब ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने रक्त के बारे में आपको पढ़ाया था। रक्त का क्या कार्य होता है? रक्त का क्या कार्य होता है? जो हमारे गैसेस होती हैं और बेकार पदार्थ होते हैं, उन सभी का परिवहन करना होता है। तो बेसिकली रक्त परिसंचरण तंत्र में हम जो है ज़्यादातर रक्त के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है? अरे भाई, रुधिर ही करता है, रक्त ही करता है। तो समझ गए ना बात को। तो यहाँ लिखा है उच्च बहुकोश के जंतुओं में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति एवं अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ, बेकार पदार्थ, उन सभी का परिवहन कौन करेगा? उन सब का परिवहन करेगा हमारा परिसंचरण तंत्र के जो अंग होंगे ना, यानी कि इन सब का परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा होगा। अब परिसंचरण तंत्र है मेरे भाई, तो इसके अंदर क्या आएंगे? अंग आएंगे। इसलिए बोलते हैं बेसिक से क्लास देखिएगा ना तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ गए ना। चलिए अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र मेरे भाई जो होता है आपका, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ओपन और क्लोज। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद क्या होता है, इनको देखते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र मेरे भाई होता है, इसमें रक्त बिना रक्त वाहिकाओं के संचरण होता है। यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज बोले कि ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें खून बहेगा। अरे परिसंचरण माने बहना, परिसंचरण माने बहना, रक्त माने खून, यानी कि खून बहना। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, इस वाले परिसंचरण तंत्र में जो खून बहेगा ना, जो ब्लड बहेगा, उसको बहने के लिए कोई नली की आवश्यकता नहीं है। उसको बहने के लिए कोई नली की आवश्यकता नहीं है, बिना नली के वो बहेगा, डायरेक्ट ऊतक में पहुंच जाएगा। वो डायरेक्ट कोशिका के अंगों में, यानी कि डायरेक्ट जो शरीर का अंग है कोशिका ऊतक, डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएगा। कोई स्पेशल नली के द्वारा नहीं पहुंचेगा। वो पहुंचेगा कहाँ? सीधा पहुंचेगा साइनस में। साइनस क्या है? एक प्रकार का अंग है जो कि खुला परिसंचरण तंत्र के जो जीव होते हैं इसके जिसमें पाया जाता है, उसमें आपका साइनस होता है। डायरेक्ट वो जो है रक्तवाहिका में ना जाकर डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ब्लड साइनस में जाएगा। समझ गए ना बात को। और इसके उदाहरण क्या, जैसे कीट हो गया। जो कीट आपका कीड़ा मकोड़ा होता है, उसमें देखिएगा
खून बहाने के लिए कोई स्पेशल नली नहीं होता है, समझ गए ना। मकड़ी हो गया, घेंगा हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब आपके उदाहरण है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के। समझ गए ना बात को। सिंपल प्रश्न आएगा कि मकड़ी में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मकड़ी में पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ गए मेरे भाई। तब ना देखते हैं कीट सबको अगर खाली एक बार लात धर दीजिएगा, इस पर पैर रख दीजिएगा, तुरंत ही सब खून बेच देता है मकड़ी सब, है ना, क्योंकि इसमें रक्त को बहाने के लिए नली ही नहीं होता है। अब बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ, खून बहेगा लेकिन उसके लिए क्या है, स्पेशल पाइप है, नली है। खून को बहाने के लिए क्या है, नली है, स्पेशल पाइप है, ठीक है ना। तो उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बोलेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ में आया। वही यहाँ पर हम साथियों लिखे हैं रक्त वाहिका। अब बोले सर ये रक्त वाहिका क्या है, अरे कुछ नहीं है, वाहिका माने वही पाइप, नली, जो बोलिए आप, ठीक है ना। रक्त वाहिका क्या है, रक्त को बहाने के लिए जो पाइप चाहिए उसे रक्त वाहिका कहते हैं। वाहिका बोलिए, नलिकाएं बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, सभी कशेरुकी जंतु। अब बोलेंगे ये कशेरुकी जंतु क्या है, इसको वर्टिब्रेट भी कहते हैं, कभी कभी वर्टिब्रेट लिखा लेगा, यानी वर्टिब्रेट जो है ना इसका इंग्लिश वर्ड है, यानी कि कशेरुकी को इंग्लिश में वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट या कशेरुकी का मतलब होता है मेरे भाई वैसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, उसे हम कहेंगे कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट कहेंगे। तो बताइए हम लोग में रीढ़ का हड्डी पीछे नहीं पाया जाता है, कुत्ता में नहीं पाया जाता है, पक्षी में नहीं पाया जाता है ना। तो हम लोग में क्या है, हम लोग में साथियों कौन सा परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम साथियों। अब चूंकि मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि कोशिका वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया मेरे भाई, तो बोला था कि शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है ना वो है सेल, क्या है, कोशिका है, यानी शॉर्ट में लिखता हूँ कोशिका। अब अगर बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे तो वो आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं हमारे ऊतक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऊतक बना लेते हैं। अब 4, 5, 6, 7, 8 ऊतक मिल जाएगा जो कि काम एक ही तरह का करता है, तो वो ऊतक आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वो आपस ऊतक में मिलकर अंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। समझ गए ना। जैसे मैं आपको एक अच्छे तरीके से और समझाना चाहता हूँ, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 5 व्यक्ति का विचारधारा अगर एक ही तरह का है तो वो 5 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, मिलकर एक संगठन नहीं बना लेंगे, और वो संगठन बना क्या होगा, मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 5 लोगों का उसमें 5 लोगों की बुद्धि एक है, 5 लोगों का सोच एक है, 5 लोगों की मजबूती एक है, वहाँ पर कार्य एक है, तो वो क्या बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे। उसी तरह सभी कोशिका है, वो मान लीजिए 10 कोशिका है, 10 कोशिका सब एक रंग का है, एक ही कार्य है, तो वो सब आपस में जुड़ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, तो एक तरह बड़ा परिवार बन जाएगा। उस बड़े परिवार का नाम क्या होगा, ऊतक, यानी कोशिकाओं का जो बहुत सारे कोशिका मिलकर जो बनेंगे परिवार, उस परिवार का संगठन का नाम क्या होगा, ऊतक। अब सेम उसी तरह 10 ऊतक हैं और 10 ऊतक का कार्य एक तरह का है, तो बोलेंगे नहीं चलो भाई हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, जब सबका विचारधारा मैच खाता है तो हम क्या करते हैं, उसको दोस्ती कर लेते हैं, तो वो ऊतक मिलकर क्या बन जाता है, हमारा अंग। अब फिर से हम उसी तरह बहुत सारे अंग मिलेंगे सेम प्रकार के, तो वो बनेंगे हमारा तंत्र बनेंगे। क्या बनेंगे, तंत्र। तंत्र मतलब यहाँ पर अंग तंत्र बनेगा, और बहुत सारे तंत्र बनेंगे तो हमारा बॉडी बन जाएगा। समझ गए ना। तो यानी कि तंत्र में क्या आता है, तंत्र में अंग आता है, अंग में क्या आता है, ऊतक आता है, ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, कोशिका आता है। बात क्लियर है। तो बेसिकली ये परिसंचरण तंत्र है, तंत्र वर्ड इसमें लगा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अंग होगा, तंत्र वर्ड लगा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अंग होगा। अब वो कौन कौन से अंग है उसको देखते हैं। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ही बताया कि उसमें है तो उसमें भी अंग होंगे, पाचन तंत्र में भी मैंने आपको बताया वो है तो उसमें भी क्या अंग होंगे। तो अब देख लेते हैं कि अंग, इसके अंग कौन कौन से हैं। तो कहाँ गया भाई, यहाँ है, यहाँ आपका है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग देख लेते हैं ना। इसको मैं थोड़ा सा एक आपको इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ, दूसरा पीडीएफ भी बनाया मैंने इसके लिए। जैसे आप यहाँ देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग कौन कौन होंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, तो हमारा रुधिर आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% तो रुधिर के बारे में पढ़ना है। और फिर आपका हृदय हो गया, हृदय भी किस में आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र में आएगा। वो किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, बोल देगा कि इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं या पार्ट नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता होगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। और फिर आ जाएगा रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं बोलिए या रुधिर केशिकाएं बोलिए, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स एक ही बात है, समझ गए ना। ये देखिए हमारा रुधिर हो गया है ना, रुधिर का आरबीसी दिखाया गया है। और यहाँ पर ये आपका देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इनको जूम करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रुधिर वाहिकाएं हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो गोल मैं कर रहा हूँ इसको ना, ये जो पूरा गोल कर रहा हूँ, ये आपका साथियों क्या है, ये आपका क्या है, ये रुधिर वाहिकाएं हैं। रुधिर वाहिकाएं भी साथियों हम देखेंगे, ये आपके इसमें आपके आर्टरीज यानी कि धमनी पाए जाएंगे, और इसमें ये सिरा पाए जाएंगे, और ये बीच में आपका
केशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पर अलग से भी दिखाया गया, मैं इसको PDF में ऐड कर दूंगा चित्र को, ठीक है ना। उसके लिए आप चिंता, देखिए ऐड भी है पहले से, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और भी एक दिखाता हूँ, हृदय को भी दिखाता हूँ, हृदय को भी दिखा लेता हूँ। हृदय ये आपका हृदय हो गया, ये आपका क्या साथियों? हृदय हो गया। हृदय को भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसका चलिए मैं दिखाता हूँ धड़कता कैसे है ये। तो जरा आप एक बार देख लीजिए धड़क कैसे रहा हृदय। इसी तरह हृदय साथियों आपका धड़कता है। अगर जिसका हृदय धड़कना बंद कर दिया, समझिए वो मर गया। आप अपने दिल पर अभी हाथ रखिए तो हृदय आपका धड़क रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे गति हो रहा है ना इसमें, ये हमेशा साथियों गति, इसका जीवन भर गति होते रहता है। जीवन भर गति हो रहा है तो समझिए कि वो व्यक्ति जिंदा है, समझ गए ना। और मैं आपको ब्लड भी दिखाता हूँ, ब्लड दिखाता हूँ। और ये आप ब्लड की गति भी देख लीजिए। जो ब्लड के अंदर जो कण है साथियों, जो ब्लड के अंदर कण आपको दिख रहा है, RBC है। यहाँ पर बेसिकली RBC को दिखाया गया, WBC को नहीं दिखाया गया, प्लेटलेट्स को नहीं दिखाया गया। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये चित्र था तो मैंने आपको दिखा दिया। हालांकि ये चित्र मैंने आपको जब कोशिका चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें ही मैंने आपको दिखाया था विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, समझ गए ना। तो ये आप चित्र देख पाए हैं। अब चलिए एक एक के बारे में सबको पढ़ते हैं। रुधिर क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, हृदय क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, केशिकाएं क्या होती है उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ताकि एक भी प्रश्न हमारा नहीं छूट पाए। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? रुधिर को पढ़ेंगे। उसके बाद हृदय को देखा जाएगा, ठीक है ना। रुधिर हृदय पढ़ लिए, बस आपका 90% टॉपिक आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खत्म हो जाता है। किसी का तो हल्का है तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो रुधिर को पढ़ते हैं। रुधिर के बारे में मैंने आपको ऊतक चैप्टर में पढ़ाया था कि रुधिर आपका क्या होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। पढ़ाया तक नहीं पढ़ा था, जो हमसे जुड़े हुए हैं हमेशा उसको पता होगा। रुधिर क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। लेकिन कैसा संयोजी ऊतक? तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह भोजन, O2 तथा वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ का मतलब बेकार पदार्थ, या इसको आप अपशिष्ट पदार्थ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। एक चीज़ का 50 गुना नाम रहता है बायोलॉजी में नहीं, पूरे साइंस में, ठीक है। तो वर्ज्य पदार्थ का हमारे शरीर में परिवहन करता है, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ढोने का कार्य करता है। कौन? रक्त, समझ गए ना। अब देखते हैं कि इनके भाग कौन कौन से हैं, रुधिर के भाग कौन कौन से, उसको देखते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ये चीज़ें पूरी बताई थी ऊतक वाले चैप्टर में, लेकिन अभी अलग से पढ़ रहे हैं तो फिर देख लेते हैं। तो मेरे भाई जो रुधिर के भाग होते हैं, ये रुधिर के 2 पार्ट होते हैं। एक आपके ठोस पार्ट, एक आपके तरल पार्ट। तरल का मतलब क्या होता है? तरल का मतलब द्रव या गैस होता है। अगर कोई पूछ ले आपको कि तरल का मतलब क्या होता है, खाली द्रव ही होता है? नहीं, तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है। तो यहाँ पर तरल का मतलब द्रव के रूप में लिया गया, समझ गए ना मेरे भाई। तो ठोस भाग में देखते हैं कि रुधिर जो है, अब बोलोगे रुधिर ठोस भाग भी होता है, तो अंदर से देखने, बाहर से भले आपको द्रव के जैसा दिख रहा है लेकिन उसमें ठोस पार्ट भी है, समझ गए ना। तो रुधिर के ठोस वाले पार्ट कौन कौन है? एक आपका RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है। ये 3 गो ऐसे कण हैं, ये 3 जो रक्त कोशिकाएं हैं, ये तीनों क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। और तरल वाला कौन सा है? ये अकेला है, प्लाज्मा। तो यानी कि हमें देखने पर जब रक्त को अंदर से देखें, बाहर से तो वो एकदम द्रव के जैसा, लिक्विड जैसा दिख रहा है रक्त हमको, ब्लड हमको, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं, 4 ही चीज़ें हैं। कौन कौन से हैं? आपका RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है, समझ गए ना। अब मेरे भाई प्लाज्मा जो होता है ना, मान चलिए 100% ब्लड है, 100% ब्लड है, तो 100% में 55% अकेले आपका कौन होता है? प्लाज्मा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्लाज्मा कितने % होता है रक्त का? तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। अभी सबके बारे में डिटेल अध्ययन हम करेंगे, क्या होता है प्लाज्मा, RBC, WBC। तो RBC कितना होता है? 41%। RBC 41% पूरे ब्लड का, WBC 2% पूरे ब्लड का, प्लेटलेट्स 2%। यहाँ पर देखिए मैंने आपको मैथमेटिकल तरीके से साथियों यहाँ पर लिख दिया है, ताकि जब आप रिवीजन करें ना तो बिल्कुल भी समस्या आपको ना हो। RBC देखिए, RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा, सबका हमने क्वांटिटी जो रहा है, ये 41% ब्लड में होता है, ये 2% होता है, ये 2%, 55%, सबको जोड़ेंगे तो 100%। तो कोई भी चीज़ तो मेरे भाई 100% ना होता है। मेरे पास 10 रुपया है तो वो अपने आप में 100% है, समझ गए ना। मेरे पास आधा रोटी है तो वो भी अपने आप में 100% है। तो मेरे पास थोड़ा सा भी ब्लड है ना तो वो अपने आप में 100% है। तो उस 100% में क्या क्या होंगे? 100% ब्लड में तो आपके ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, देख ही रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक वगैरह कमी नहीं करना रखना है, कमी करते नहीं रखना है, एकदम ठोकते जाना लाइक, ठीक है ना। प्लाज्मा देखते हैं मेरे भाई, प्लाज्मा क्या होता है।
100% प्लाज्मा में 90% जलीय होता है। अब मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि प्लाज्मा कैसा भाग है, तो बोलेंगे सर प्लाज्मा आप ही तो बोल रहे हैं कि लिक्विड भाग है। प्लाज्मा कैसा भाग है? लिक्विड भाग है। तो प्लाज्मा लिक्विड जब भाग है तो कोई भी चीज़ लिक्विड है भाई, जैसे दूध है, दूध लिक्विड है कि नहीं? बिल्कुल लिक्विड है। तो लिक्विड है तो उसमें ज़्यादातर क्या है? अरे ज़्यादातर पानी ही है। भले दूध में और भी चीज़ें हैं, दूध में पानी ज़्यादातर पानी है और उसमें क्या वसा है ना, वसा है। और लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है तो उसमें ज़्यादातर क्या है? पानी ही पानी है, ज़्यादातर पानी ही पानी है। उसी तरह मेरे भाई प्लाज्मा है, तो मान चलिए प्लाज्मा 100% है, तो 100% प्लाज्मा में 90% आपका पानी होगा। कहीं कहीं आपको 92% भी मिल जाता है ना। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा कि बताइए कितना पानी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन क्या पता कुछ कोई कभी पूछ भी दे, कोई ठीक है TCS का कि TCS एग्जाम लेता है, कुछ भी पूछ देता है वो, ठीक ना। इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो 100% प्लाज्मा में 90% जल होता है। और कोई भी चीज़ 100% होगा तो 90% जल हो गया, तो पानी जो बचा है ना, सॉरी पानी का 10% जो भाग बचा, क्या बोल दे रहा हूँ मैं, 90% जल बचा, तो आपका 10% इधर क्या है? 90% जल हो गया तो 10% क्या है? तो 10% साथियों आपका क्या है? ये आपके प्रोटीन हो सकते हैं, खनिज लवण हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, वसा हो सकते हैं, हार्मोन और इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है ना। तो ये मेजर चीज़ है वो मैंने आपको लिख दी है। 90% जल होगा, बाकी 10% में इधर सारे चीज़ मिले रहते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, वसा, हार्मोन। इनमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन पाया जा रहा है वो प्रोटीन का नाम कौन कौन सा है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। तो मैं प्रोटीन का नाम आपको बताऊंगा, इससे पहले कुछ अभी देख लेते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, पहले और आगे देखा जाता है। प्रोटीन का नाम ये बताता हूँ, ठीक है ना। इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला। जो प्लाज्मा है मेरे भाई, प्लाज्मा का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। अच्छा, कैसे जानेंगे सर प्लाज्मा का रंग पीला होता है? अब खून हमारा लाल दिखता है तो पीला उसमें कैसे खोजेंगे हम? तो मेरे भाई बता देता हूँ कि एक कोई थोड़ा सा है ना, छोटा सा एक प्लास्टिक का अथी ले लेना, प्लास्टिक का ऐसे नली टाइप का पाइप हल्का ऐसे इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या करिएगा, खून अपना 2-3 बूंद डालिएगा और जोर से घुमाइएगा इसको। क्या करिएगा, जोर से घुमाइएगा। तो जोर से घुमाने के बाद देखिएगा 3-4 मिनट बाद कि जो प्लाज्मा का जो ठोस वाला भाग है ना, सॉरी कह रहे हैं, रक्त का जो ठोस वाला भाग है वो तो नीचे बैठ जाएगा। ठोस वाला भाग कौन कौन सा है सर? अभी तो बताए हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठोस वाला भाग है। और जो द्रव वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो द्रव वाला प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा आपको ऊपर पीला दिखने लगेगा और नीचे में गदरी टाइप का बैठ जाएगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। या जो आपका ब्लड जांच करता है ना, उसके पास पता आप उससे पूछ लीजिएगा तो वो आपको बता देगा। अब क्यों पूछेगा उतना जरूरी थोड़े, बस आपको जानना है, मैंने आपको तरीका ही बता दिया, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए और भी देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का विलीन रूप में वहन करता है। यानी कि पहले तो ये इन चीज़ को अपने में मिला लेता है, उसके बाद उनका क्या करता है? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। यह एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। अब बोले सर ये एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी को अगर आप लिखना चाहते तो लिख लो, एंटीबॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। यही कर रहे हैं, इसका हिंदी हम यहाँ नहीं लिखे हैं। अब एग्जाम में एंटीबॉडी के बदले प्रतिरक्षी आ जाएगा तो क्या करोगे उसमें? ताकोगे। इसलिए कह रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठा करिए। तो एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी होता है। अच्छा, एंटीबॉडी का क्या कार्य है? एंटीबॉडी का कार्य होता है, ये आपका क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जैसे कोई भी आपको रोग हुआ तो उनको लड़ने में कौन मदद करेगा? उन रोगों से लड़ने में आपका ये एंटीबॉडी मदद करेगा। समझ गए कि नहीं बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको याद होना चाहिए कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा था मेरे भाई, तो आपका उसमें जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाता था, जो व्यक्ति जिनको कोरोना हो गया, समझ गए ना, और वो कोरोना से ठीक हो गया, होने के बाद वो ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है? अब आपको पता है कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस था। तो जो व्यक्ति को कोरोना होने के बावजूद भी वो ठीक हो गया, इसका मतलब ये समझ पाए हम कि उसका एंटीबॉडी बड़ा खतरनाक होगा, उसका एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तब ना कोरोना ऐसे वायरस से उलर पाया। तो उस व्यक्ति से क्या किया जाता है? जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है उस व्यक्ति से ब्लड लेके, अब चूंकि ब्लड में प्लाज्मा है, दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता था। कौन व्यक्ति को? जो कोरोना से ग्रसित है। क्योंकि इसका एंटीबॉडी पावरफुल है, इसका एंटीबॉडी प्लाज्मा वाला उसमें डाल देता है ताकि वो भी ठीक हो जाए। समझ गए ना? जिसको हम क्या बोलते थे? प्लाज्मा थेरेपी के आई थिंक नाम से जाना जाता था उस समय, मेरे को याद एक्चुअली नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। समझ गए ना? उसका अलग से नाम दिया था इंडिया ने, भारत के डॉक्टर उन्होंने नाम दिया था प्लाज्मा थेरेपी आई थिंक, जैसा मुझे याद है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है। समझ गए ना बात को? और लिख ही दिया यहाँ पर है, जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है ना। चलिए
और जिसका एंटीबॉडी कमजोर है तो समझिए कि उसको रोग धय धय होगा, कोनो रोग फटाफट होगा। अच्छा पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सा है। 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं ना। खनिज लवण, ये आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पाया जाता है। ये सब आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन वाला क्वेश्चन पूछता है, इसको हम बता देते हैं। ये PDF में लगता है इंक्लूड हम नहीं किया ना, PDF में इंक्लूड आई थिंक नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं हाँ इंक्लूड किया, लास्ट में किया ना। यहाँ देखिए, देख सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, रक्त प्लाज्मा प्रोटीन, ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले जटिल अणु होते हैं। जो साथियों प्रोटीन होता है ये आपका प्लाज्मा में पाए जाने वाले क्या होता है, जटिल अणु होते हैं। वैसे भी प्रोटीन जटिल अणु होता है, उनको पचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर एंजाइम की क्रिया करानी पड़ती है ताकि वो सरल अणु में टूटते हैं। समझ गए ना बात को। पाचन तंत्र में पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। पहला एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा आपका ग्लोब्यूलिन और तीसरा आपका फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रकार के साथियों आपका प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सबका कार्य भी देख लीजिए। यह सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, यह रक्त के ऑस्मोटिक दाब की बनाए रखने में मदद करता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं आएगा आपका। या तो इसका कार्य भी आपका नहीं पूछता है, सिंपल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कार्य वगैरह तो हम नहीं देखे हैं, पूछता है इसका, ठीक है। ग्लोब्यूमिन, इसका कार्य क्या होता है, यह प्रतिरक्षा कार्य में मदद करता है और आयन, हार्मोन और लिपिड का परिवहन करता है। समझ गए ना। फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है, फाइब्रिनोजन का कार्य है यह रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। अब कुछ याद रखो, इसको याद रख लो, मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूँ कि फाइब्रिनोजन से सवाल पूछा है कि यह रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ये भी क्या प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो तीनों प्रोटीन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा को पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं RBC को। तो निकल जा RBC देखिए रुधिर का जो है ये तरल भाग जो आपका है, इस तरल भाग को हमने क्या किया है, तरल भाग को खत्म कर दिया। तरल भाग को क्या किया हमने, खत्म कर दिया। अब कौन सा भाग पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ठोस वाला भाग। क्या पढ़ना है, ठोस वाला भाग पढ़ना है। और ठोस वाले भाग में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले आ रहा है RBC। तो पहले RBC को मजा चखाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद सबको मजा चखाएंगे। वेयर इज RBC मिल जा, RBC, ये रहा RBC हमारा। तो सबसे पहले नंबर बात बताइए RBC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कर्पसल्स। हिंदी में इसको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, इतना दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज किसने की है, तो RBC की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ग्रुप डी में ये सब तो प्रश्न मुझे लगता है खोज वाला अभी तक नहीं पूछा है, बाकी देख लेंगे फिर BS से उठा के, अगर पूछेगा तो बन ही जाएगा क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको। समझ गए ना। लेकिन NTPC में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि खोज वाला किसने किया है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो NCERT में पॉइंट नहीं भी रहता है वो भी पूछ देता है NTPC में। समझ गए ना, क्योंकि NTPC आपका 12th लेवल होता है ना, इसीलिए। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अब बोलेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में डिटेल अभी समझेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। पहले तो समझिए आपकी हीमोग्लोबिन क्या है, RBC में पाए जाने वाला एक तत्व है, तत्व कह रहे हैं, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या प्रकार का प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन तक होता है। RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। समझ गए ना मेरे भाई। और कल के ही क्लास में मैंने आपको हीमोग्लोबिन का अच्छे से बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन तो होता है, RBC में पाया जाता है। जो गैसों का परिवहन होता है ब्लड के द्वारा साथियों, वो बेसिकली RBC ही करता है ब्लड में। और RBC का भी कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। इसलिए कहते हैं कि पिछले वाला क्लास डोंट मिस, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। अच्छा जीवन काल पूछ लेगा कि RBC का बताइए जीवन काल कितना होगा, 120 दिन। 120 दिन में बाद एक RBC मर जाता है। कहाँ मरता है पता है, जीवन काल मतलब 120 दिन तक जिएगा एक RBC, और ये उसके बाद ये मर जाएगा। कहाँ मरेगा, तो ये मरता है प्लीहा में। कहाँ मरता है, प्लीहा में, जिसको स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं। स्प्लीन में भी गलती हो जाएगा, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में याद रखिए प्लीहा। प्लीहा में क्या होता है, ये आपका RBC मर जाता है। इसीलिए तो प्लीहा को क्या कहते हैं, RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, RBC को, प्लीहा को क्या कहते हैं, RBC का कब्रिस्तान, क्योंकि वहीं पर आके मरता है। सर फिर जिंदा कहाँ होता है, फिर नया कहाँ बनता है, तो नया बनता है आपका अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, एक प्रकार का उपास्थि होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है आपका, जहाँ अस्थि मज्जा में ही खून का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में ही क्या होता है, खून का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा एक प्रकार का उपास्थि होता है। समझ गए ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो मरेगा जिंदा कहाँ होगा, दोनों मैंने बता दिया। अगर हम 1 ml ब्लड की बात करें, 1 ml ब्लड ले, तो उसमें RBC अगर काउंट करेंगे ना, तो देखेंगे RBC लगभग आपका 4.3 मिलियन, जानते कितना हो गया, 43 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है ना, तो 4.3 गुना 10 लाख कर लीजिए, तो 43 लाख हो गया। तो 1 ml ब्लड में अगर
पुरुष में देखें 43 लाख से आपका 55 लाख तक आरबीसी की संख्या होगा। समझ गए ना। जो मैं दिखा रहा था आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं इसमें नहीं था क्या, इसमें आई थिंक नहीं था, आरबीसी का चित्र था क्या इसमें, नहीं था। एक बार फिर से दिखा दें, चलो दिखा देते हैं आरबीसी को हम आपको। ये जो गति कर रहा है ना लाल वाला, ये जो गति आपका लाल वाला कर रहा है, ये कुछ नहीं है, यही आरबीसी आपका है। एकदम गोल ऐसा दिख रहा है आपको, गोल दिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा दिख रहा है, यही आपका क्या है आरबीसी दिख रहा है। यही आपका क्या है आरबीसी, ऐसा ही आपका गोल तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। उसका रीजन क्या है, केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि साथियों ये ऑक्सीजन को परिवहन करता है। अगर केंद्रक पाया जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। तो आरबीसी आपने देख लिया। आगे बढ़े, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। लेडीज़ में भी हमने यहाँ पर दे दिया है 3.9 मिलियन से 5 मिलियन तक। ये सब आपका नहीं पूछेगा, मैंने इसे एक्स्ट्रा जानकारी लिख दिया, ठीक है ना। सबको याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे जानकारी के लिए तो अच्छी बात है। इनका मुख्य कार्य क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनका मुख्य कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करना। अब गैसों का परिवहन कैसे करेगा, श्वसन तंत्र में मैंने आपको अच्छा इसके बारे में डिटेल अच्छे से बता दिया है कि साथियों होता क्या है हमारा ब्लड में होता है आरबीसी, ब्लड में क्या होता है आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शॉर्ट में लिख देते हैं एचबी, एचबी मतलब आप हीमोग्लोबिन समझ लीजिए। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं साथियों ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं फेफड़ों के माध्यम से, और वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है जमा होकर, जो अंदर खींच रहे हैं हम ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से, वो कहाँ चला जाता है, फेफड़ा के सबसे अंतिम पार्ट जो कि है एल्ब्यूली। एल्ब्यूली जिसको हम वायु कुपिका भी बोलते हैं, उसमें जाके ऑक्सीजन जमा हो जाता है। अब चूंकि ऑक्सीजन का काम सभी कोशिकाओं को है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है ना, तभी तो ऊर्जा मिलेगा हमें, कल की क्लास में पूरा बताए हैं। तो उस ऑक्सीजन को सभी ग्लूकोज के पास कौन पहुंचाएगा, तो ये पहुंचाता है आपका ब्लड ही पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाता है। तो ब्लड का बेसिकली कौन सा पार्ट, आरबीसी का पार्ट, ब्लड का आरबीसी वाला पार्ट, और आरबीसी का भी कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। तो ऑक्सीजन जो जमा हो गया है वायु फेफड़ा के वायु कुपिका में, वहाँ से हीमोग्लोबिन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा और सभी कोशिकाओं के ग्लूकोज तक पहुंचा देगा। और फिर जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। समझ गए। ई रिएक्शन तो इतना बार बता दें सबके याद हो गया होगा। ई रिएक्शन आपको हम नहीं बताए हैं। अरे बताइए कि ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे बिल्कुल होता है। C6H12O6 होता है, ये कोशिका में है, ये हमारा क्या है कोशिका में है। अब जब इनके पास अगर ऑक्सीजन आ जाए, अब ऑक्सीजन कौन लाएगा, वही ब्लड लाएगा। कहाँ से लाएगा, वायु कुपिका में जमा है बहुत सारा ऑक्सीजन, फेफड़ा खींचा है सांस लेके। तो जैसे ही इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन आ जाएगा तो इनका हो जाता है ये ग्लूकोज टूटने लगता है, विखंडित होने लगता है। किसमें, ये टूटता है आपका ऊर्जा में। ऊर्जा मिलता है हमें, यही तो चाहिए कोशिका को, और मिलता है CO2 मिलता है, और आपका H2O मिलता है। अब जरा देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसका मुख्य कार्य गैसों का परिवहन करना है। गैसों का परिवहन का मतलब क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान। गैस को ढोएगा फेंकेगा, ढोएगा फेंकेगा, ढोएगा फेंकेगा, लेकर भी आएगा और पहुंचाएगा भी, लेकर भी आएगा पहुंचाएगा भी। तो यहाँ पर लेकर आने का काम कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, कहाँ से, वायु कुपिका से। ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है वायु कुपिका से, कौन, ब्लड। कहाँ तक पहुँचा रहा है आपका सभी कोशिकाओं तक। अब फिर देखिए जैसे ऑक्सीजन दे दिया ग्लूकोज के पास, तो बना क्या है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, इसका कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको वापस क्या करेगा, वापस इसको खून CO2 को लेगा, इसको उठा के वायु कुपिका के पास फेंकेगा फेफड़ा, फिर इसको CO2 को बाहर फेंकेगा। तो हुआ कि नहीं गैसों का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सबसे पहले ऑक्सीजन को ले आया, कोशिका तक पहुंचा दिया। अब कोशिका तक जैसे पहुंचाया, कोशिका में था ग्लूकोज का हुआ विखंडन O2 की उपस्थिति में, उसके फलस्वरूप बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए फेफड़ा तक इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना पड़ेगा। तो कौन पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा हमारा, कौन पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा हमारा ब्लड ही पहुंचाएगा। और ब्लड का कौन सा पार्ट, आरबीसी का कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। समझ गए मेरे भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, गैसों का परिवहन करना, गैसों का आदान प्रदान करना, मेजर वर्क इसका ये है। समझ गए बात को। चलिए ये कार्य आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट। केंद्रक साथियों क्या होता है, आरबीसी में नहीं होता है। केंद्रक साथियों क्या होता है, नहीं होता। और इसका फायदा क्या है, केंद्रक क्यों नहीं होता है, अगर केंद्रक रहेगा तो ये ज़्यादातर ऑक्सीजन को ढो नहीं पाएगा, कौन, आरबीसी। केंद्रक रहेगा तो ज़्यादातर ऑक्सीजन को नहीं ढो पाएगा, कौन, आरबीसी। इसलिए केंद्रक इसमें नहीं होता है। केंद्रक नहीं है इसलिए क्या करता है, आरबीसी ज़्यादातर ऑक्सीजन को ढो पाता है और कोशिकाओं के ग्लूकोज को दे पाता है। लेकिन जो ऊँट होता है, लामा होता है, ऊँट लामा स्तनधारी ही होते हैं। स्तनधारी क्या होता है, जो अपने बच्चे को खाना खिला सके उसे स्तनधारी कहेंगे। जैसे हम लोग क्या है, स्तनधारी है, समझ गए ना। गाय क्या स्तनधारी है, कुत्ता भैंस बिल्ली ये सब क्या स्तनधारी है, जो अपने बच्चे को खाना खिला सके। तो स्तनधारी का आरबीसी में नॉर्मली क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन जो ऊँट है, लामा है, ये भी स्तनधारी होते हैं, ये भी अपने बच्चे को खिलाते हैं। तो इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये अपवाद हो गया, इसको आप
याद रख लेना है, ठीक है ना। तो आरबीसी आप समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? डब्ल्यूबीसी की ओर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये लिख ही दिए हैं, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी की मृत्यु पीलिया में होती है। तो पहले हम आपको बोल दिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है लाल अस्थि मज्जा, तो इस लाल को आप ना याद रखो, सिंपल याद रखो, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में साथियों देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का चित्र हम दिखाएं क्या आपको? वैसे हम दिखाए हुए हैं पूरा, आपको दिखाए नहीं है क्या? उतक वाले चैप्टर में पूरा दिखाए हैं ना। तो एक बार फिर से मन करता है आपको दिखा देते हैं उतक का डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों का चित्र दिखाते हैं आपको। इस चित्र में आपको सब चीज़ें दिख जाएगा, ब्लड का सब चीज़ दिख जाएगा। प्लाज्मा नहीं देखते ना, प्लाज्मा को देख लीजिए। ये जो गाढ़ा जैसा पदार्थ दिख रहा है, ये पीला पीला हल्का सा पीला दिख रहा है, ये प्लाज्मा है। ये क्या साथियों? प्लाज्मा आपका, ठीक है ना, प्लाज्मा है। और अभी मैं आपको क्या आरबीसी दिखाने वाला था, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, मैंने पीडीएफ में लिख दिया था। तो देखिए आरबीसी ऐसे ही था ना, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था अलग से। आरबीसी ऐसे ही आपका है ना, गोल टाइप का है, बीच में धंसा हुआ है, समझ गए ना, किनारों पर मोटा है। तो ये आपका आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी में आपको दिखा रहा था। तो साथियों जो डब्ल्यूबीसी आपका होता है, डब्ल्यूबीसी का स्पेशल प्रकार यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स दिखाया गया। कौन कौन टाइप्स है देखिए। ये आपका एजनोफिल हो गया, ये क्या एजनोफिल हो गया, ये आपका बेसोफिल हो गया, और ये मोनोसाइट हो गया। जितना अभी हम मार्क कर रहे हैं सुनते जाना। ये आपका लिम्फोसाइट हो गया, ये न्यूट्रोफिल हो गया। जो मार्क किए हैं, टोटल कितना मार्क किया? 5 मार्क। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 5 को गोल किए हैं। ये पाँचों क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि डब्ल्यूबीसी का अलग अलग प्रकार भी होता है। आरबीसी का कोई प्रकार हमने नहीं देखा, सिर्फ आरबीसी को देख लिया। लेकिन डब्ल्यूबीसी को देखना भी है, प्लस में उसके प्रकार को भी हमें देखना है। तो डब्ल्यूबीसी के साथियों 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मोनोसाइट, बेसोफिल, एसनोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये पांचों प्रकार क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार। सॉरी, ये 5 प्रकार आप किसके होते हैं? ये आपके होते हैं डब्ल्यूबीसी के। हालांकि इनको डब्ल्यूबीसी को पहले 2 पार्ट में बांटेंगे, एक बांटेंगे ग्रेनुलोसाइट में, एक बांटेंगे एग्रेनुलोसाइट में। उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ चित्र आपको दिखाने आया था, चित्र आप देख लीजिए अच्छे से। और प्लेट्स का भी लगे हाथ आप देख लीजिए। ये देखिए प्लेटलेट्स का चित्र यहाँ दिख रहा है आपको, जो मार्क मैं कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। बाद में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो आप चित्र देख लीजिए। अब हम चलते हैं इनके काम पर। देख सकते हैं आप यहाँ, इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और व्हाइट ब्लड कर्पसल, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका अलग से नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। इसकी खोज किसने की थी? एडिसन एवं गैब्रियल ने की थी, ठीक है ना। याद रखना तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन। ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? क्या होता है? 12 से 20 दिन तक होता है, ठीक है ना। 1 ml ब्लड में बात करें तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 4,500 से लेकर 11,000 तक होगा। ये आपका 1 ml ब्लड में होगा, समझ गए ना। और ये आपका पुरुष और महिला में दोनों में सेम होता है, समझ गए ना, डब्ल्यूबीसी। लेकिन आरबीसी पुरुष और महिला में सेम नहीं होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। यानी कि साथियों हम जो रोगों से लड़ पाते हैं, जैसे मान चलिए कि आप बहुत ज़्यादा थक गए, फिर भी आपका क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई बीमारी आपको नहीं हुआ, सिर दर्द नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, खांसी नहीं हुआ, सर्दी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका डब्ल्यूबीसी बहुत पावरफुल है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आपके ब्लड में ठीक ठाक है, यानी पावरफुल डब्ल्यूबीसी आपके पास है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करता है? इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है साथियों रोगों से लड़ना। क्या मेन काम है इसका? रोगों से लड़ना। यानी अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है, तो डब्ल्यूबीसी। कौन प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब हो गया रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, समझ गए ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अभी देखेंगे इसका प्रकार है, उसका कार्य भी देखेंगे। और इसका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में, और आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, समझ गए ना। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने बोला डब्ल्यूबीसी को पहले 2 पार्ट में बांटेंगे। अब ये 2 पार्ट का पता है आधार क्या है? ये 2 पार्ट का पता है आधार क्या है? ये 2 पार्ट का आधार है इसके कोशिका द्रव में। अब चूंकि डब्ल्यूबीसी भी एक प्रकार की कोशिका है ना, किसकी? रक्त की कोशिका है। तो इसकी कोशिका में कोशिका द्रव लिख देते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का जो 2 पार्ट में बांटे हैं, एक बांटे हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, एक एग्रेनुलोसाइट्स में। हिंदी में आप देख लीजिएगा, कणिकायुक्त, अकणिकायुक्त। इनको 2 पार्ट में किस आधार पर बांटे हैं? कोशिका द्रव में कणों की उपस्थिति के आधार पर। कोशिका द्रव में कणों की उपस्थिति और नहीं उपस्थिति, यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम कितने पार्ट में बांटे हैं? 2 पार्ट में बांटे हैं। एक आपका हो गया कणिकायुक्त, एक अकणिकायुक्त। तो इस पॉइंट को लिख लेना, जो कोशिका द्रव में बोले हम कि कोशिका द्रव में कणों की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 प्रकार में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है।
अब देखते हैं कि ये क्या होता है। जो कणिका युक्त है, देखिए कणिका युक्त मतलब इसके कोशिका द्रव में कण पाया जाएगा, और अकणिका युक्त मतलब जिसके कोशिका द्रव में कण नहीं पाया जाएगा उसको अकणिका युक्त WBC बोलेंगे, और जिसके कोशिका द्रव में कण पाया जाएगा उसे कणिका युक्त WBC बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। अब जो कणिका युक्त होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक बेसोफिल्स, ये L है, ठीक है ना, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स। इसका इंग्लिशों में नाम यही है, हिंदी में नाम पता नहीं हमें, और आपका हिंदी में मुझे लगता है कभी देखे भी नहीं है इसको, ठीक है ना। तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, आपको इंग्लिश में इसका नाम याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना, इंग्लिश में आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। और जो ग्रेनुलोसाइट है जिसको अकणिका युक्त बोलते हैं, ये भी आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स आपका 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, समझ गए ना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, जैसे आपका मोनोसाइट्स जो हो गया साथियों, मोनोसाइट्स ये क्या होता है? सबसे बड़ा WBC है। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा WBC का कौन सा कण है तो वो आपका मोनोसाइट्स है, और पूछ ले सबसे छोटा WBC कौन है तो वो आपका लिम्फोसाइट्स है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सबका कार्य भी देखेंगे, तब ना पता चलेगा, तब ना प्रश्न नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसोफिल्स क्या होता है। देखिए बेसोफिल साथियों क्या होता है, अच्छा एक बात और मैं बोल देता हूँ कि जो WBC साथियों होता है ना, रक्त का पार्ट है, किसका पार्ट है? रक्त का पार्ट है। इस पॉइंट को लिख लेना। अभी मुझे अचानक ये याद आ गया, जो WBC आपका रक्त का पार्ट है, अगर आकार में देखें ना, आकार में, तो आकार में WBC बड़ा होता है, किससे? RBC से। RBC से साथियों क्या होता है? WBC आपका बड़ा होता है आकार में, यानी RBC WBC से क्या है? छोटा है। RBC संख्या में भले ज़्यादा है, जैसे मैंने देखा है ना कि मिलियन में इसका संख्या होता है, 10 लाख से बात होता है RBC का, लेकिन WBC बेचारा 1000 में ही होता है, लेकिन आकृति यानी दिखने में बड़ा है। अगर पूछे कि कौन बड़ा है ब्लड में, RBC बड़ा है कि WBC बड़ा है, तो WBC बड़ा है आकृति में, संख्या में भले RBC ज़्यादा होता है। समझ गए ना बात को? चलिए, तो बेसोफिल सबसे पहले देख लेते हैं, बेसोफिल क्या होता है। बेसोफिल क्या साथियों, अगर 100% WBC है तो उसमें से 0.5 से लेकर 2% कौन होता है? बेसोफिल्स होता है। कौन होता है? बेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स होता है, समझ गए ना। और इसके बारे में देखते हैं, यह क्या करता है? हिपेरिन और हिस्टामिन नामक केमिकल, हिपेरिन और हिस्टामिन नामक क्या करता है? केमिकल बनाता है। कौन? बेसोफिल्स, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि हिस्टामिन WBC का कौन सा पार्ट जो है हिपेरिन और हिस्टामिन नामक रसायन बनाता है, तो वो बनाता है बेसोफिल बनाता है, समझ गए ना। अच्छा, ये जो हार्मोन, ये जो रसायन बना रहा है, इसका पता क्या काम है? ये आपका रक्त को थक्का जमने नहीं देता है। कौन? आपका हिपेरिन और आपका हिस्टामिन, ठीक है ना। एंटी कोगुलेशन का मतलब क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमना। अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो क्या हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, हार्ट अटैक का ज़्यादा संभावना हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड वेसल्स है ब्लॉक हो जाएगा ना, रक्त वायु का ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका ये रक्त का थक्का जम गया। तो इसलिए रक्त का थक्का जमने को नहीं देता है कौन? हिपेरिन और हिस्टामिन, समझ गए ना। चलिए एसिनोफिल की बात करते हैं। एसिनोफिल आपका क्या होता है? पूरे WBC का 2 से 3% होता है। कितना होता है? 2 से 3% आपका एसिनोफिल होता है पूरे WBC का। और ये क्या करता है? एलर्जी से बचाने में मदद। अब मैंने आपको बोल ही दिया है कि पूरा WBC का कार्य ही है रोगों से लड़ने में मदद करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो सब मिलकर वही कार्य करेगा, भले सब अलग अलग मिलकर कार्य करेगा, लेकिन चीज़ तो WBC का ही है। कोई अलग रोग से लड़ेगा, कोई जीवाणु से लड़ेगा, कोई विषाणु से लड़ेगा, कोई आपका निर्जीव पदार्थ से लड़ेगा, समझ गए ना। तो एसिनोफिल जो ये एलर्जी से लड़ने में मदद करता है। एलर्जी जैसे आपका धूल हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या है? इस सब से आपको छींक आता है ना, तो इस सब से बचाने का कार्य करता है हमारा एसिनोफिल। तो धूल धुआं कण सब क्या हो गया? एलर्जी तो होता है ना भाई, एलर्जी से बचाने में, यानी कि निर्जीव पदार्थ से बचाने में मदद करता है। समझ गए कौन? एसिनोफिल, समझ गए। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या साथियों? ये आपका बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया जीवाणु है ना, जीवाणु से लड़ने में मदद करता है, और इसको फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। किसको? न्यूट्रोफिल्स को। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षक। क्या होता है? भक्षक या राक्षस बोल दीजिए। राक्षस तो समझ में करते हैं जो कि आदमी खा जाता है सीधे। तो साथियों होता क्या है, मान चलिए आपका जो है न्यूट्रोफिल, ये आपका न्यूट्रोफिल है, ये आपका क्या है? न्यूट्रोफिल है। अगर ये आसपास किसी सूक्ष्म जीवाणु को देखेगा ना, सूक्ष्म जीव को देखेगा, तो ये क्या करता है? तुरंत इसको खा लेता है, जानिए मार देता है। अब इस जीवाणु को खा लिया, मतलब अगर मान चलिए ये न्यूट्रोफिल इस जीवाणु को नहीं मारता, तो ये जीवाणु क्या करता है? हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है, यानी कि प्रॉब्लम करता है, हमारे शरीर में रोग फैलाता है। तो ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा? इसको तुरंत मार देगा, तुरंत इसका खा जाएगा, समझ गए ना। इसलिए इसको भक्षक बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ। तो आपने देखा कि कैसे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स मिलकर रोग से लड़ने में मदद कर रहे हैं, समझ गए ना। अब देखते हैं, अरे एक मिनट, इन दोनों को नहीं देखा ना। अच्छा, इन दोनों को नहीं देखे हम,
ये तीनों तो काम देख लिए, इन दिनों नहीं लिखे, इसको हम यहीं बता देते हैं, इसको कॉपी में लिख लिए। लिम्फोसाइट साथियों क्या होता है, दो प्रकार का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब कोनो प्रकार का काम तो करेगा भाई रोग से लड़ने का। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लिम्फोसाइट का क्या काम है, तो लिख लो लिम्फोसाइट वायरस से लड़ने में मदद करता है। जीवाणु से लड़ने में मदद कौन करता है, अभी बोले न्यूट्रोफिल्स। मान चलिए आपको वायरस अटैक कर गया, वायरस आप पर अटैक कर रहा है, तो वायरस से लड़ने के लिए कौन है हमारे शरीर में, कौन है, लिम्फोसाइट है। कौन है, लिम्फोसाइट है, समझ गए ना। तो वायरस से बचाता है आपका लिम्फोसाइट। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जैसे आपका HIV वायरस हो गया। HIV वायरस आपने सुना है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस जो कि एड्स का रोग वाहक है। तो HIV वायरस अगर आपको धर लिया, तो HIV वायरस क्या है, लिम्फोसाइट को टिकने नहीं देता है। HIV वायरस क्या करता है, लिम्फोसाइट को टिकने नहीं देता। अब जब लिम्फोसाइट को टिकने नहीं देता है, मतलब लिम्फोसाइट को मार देता है। कौन, HIV वायरस। HIV वायरस के सामने लिम्फोसाइट कुछ नहीं कर पाता है। तो HIV वायरस जिसको धर लिया उसका लिम्फोसाइट खत्म हो गया, और जब लिम्फोसाइट खत्म हो गया तो समझिए आप खत्म हो गए। समझ रहे ना बात को। इसलिए देखते हैं कि एड्स का अभी तक इलाज नहीं हुआ, क्योंकि HIV वायरस से क्या होता है, एड्स होता है। और एड्स से बचता आदमी क्यों नहीं, क्योंकि भाई एड्स वायरस से होता है, और वायरस को लड़ने वाला एक ही है, लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइटों को मार देता है HIV वायरस। तो कहाँ से बचेगा, समझ गए ना बात को। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, सबसे बड़ा WBC है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा WBC है, याद रखिएगा। मोनोसाइट साथियों क्या करता है, ये भी रोगों से लड़ने में मदद करता है। जो संक्रमण, जैसे मतलब बीमार हो गए है ना, बीमार हो गए तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उन सब का मरम्मत करता है, ऊतकों का मरम्मत करता है। कौन आपका, ये करता है मोनोसाइट्स। जो टूटी फूटी हमारे जो जहाँ पर समझिए कि पदार्थों की कमी हो गई ऊतकों में, मतलब समझिए ना कि जैसे कि रोग हो गया आपको, तो क्या होगा, आपका शरीर डाउन हो जाएगा पूरा। आपका देखिए बुखार अगर हो जाएगा आपको, 7-8 दिन के बाद आपका चेहरा में खून की कमी दिखेगा, कालापन दिखेगा, तो उन सबको भरपाई करता है कौन, मोनोसाइट्स। समझ गए ना पर, यानी कि मरम्मत करने का कार्य करता है मोनोसाइट्स। बात क्लियर हुआ कि नहीं होगा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने साथियों जो है RBC, WBC और आपका प्लाज्मा तीनों देख लिया। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, प्लेटलेट्स को कहते हैं बिम्बाणु कहते हैं, इसी को पट्टिकाणु भी कहते हैं, और इसी को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। समझ गए ना, ये सारा नाम आपको याद रखना। इसकी खोज बिज्जो जोरो ने की थी। किसने की थी, बिज्जो जोरो नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है, 7 से 10 दिन होता है, ठीक है ना। और अगर 1 ml ब्लड में बात करें तो ये आपका 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होता है, और ये भी पुरुष महिला में दोनों में बराबर होता है। समझ गए ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है, इससे सिंपल ये प्रश्न आएगा, इसको याद रखो। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, आपका प्लेटलेट्स मदद करता है। जैसे मान चलिए कहीं आपका मान चलिए कि जैसे कि आप क्या कर रहे थे, कुछ घास काट रहे थे, जो काटने वाला आता है ना, हम लोग गरासी उसको बोलते हैं, घास काट रहे थे। तो मान चलिए आपका क्या उंगली थोड़ा सा हल्का सा कटा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पड़ गया, कट गया आपका। तो कुछ देर बाद क्या होता है, खून बंद हो जाता है, नहीं खून बंद हो जाता है ना अपने आप। अरे खून बंद हो जाता है नहीं अपने आप, कि बहते रहता है। अगर खून बहते रह रहा है, खून रुका नहीं है, खून बहते रह रहा है, इसका मतलब आप में प्लेटलेट्स की कमी है। जब खून बहते रहेगा तो सारा खून निकल जाएगा, तो मर जाएंगे आप, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो जब भी कोई थोड़ा कट फुट जाता है या ब्लड से ही कट जाता है, तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, आपका खून बंद हो जाता है। काहे कि प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पर खून का थक्का जमा देता है। समझ गए ना बात को, इसलिए खून आना बंद हो जाता है। समझ गए कि नहीं बात को, एकदम समझ गए होंगे। बस प्लेटलेट्स का काम याद रखना है, ये खून को थक्का जमाने में मदद करता है। एक चीज़ आप कमेंट करिएगा कि खून को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है महत्वपूर्ण है, उस विटामिन का आप नाम कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जो कमेंट करेगा उसका मैं लाइक भेजूंगा। अब देखते हैं साथियों हम हार्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट को देखने से पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स देखेंगे तो हार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या देखते हैं, ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। ये आपका साथियों देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं, है ना। तो ये देखते हैं, उसके बाद हम हार्ट देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। देखिए रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, वह नलिकाएं जो रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने और वापस हृदय तक लाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहती है। उसे क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहती है। यानी कि हम सिंपल इसका ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, जिस पाइप से, जिस नली से रक्त बहता है उसे रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन में आंसर हो जाएगा, समझ गए ना भाई। तो वहीं हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिए हैं, वह नलिका जो रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाती है और वापस हृदय तक लाती है। अभी ये आपको समझ नहीं आया होगा ज़्यादा, जब हृदय पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कैसे रक्त जाता है आता है, जाता है आता है, अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो आगे वो भी आ ही जाएगा, धैर्य बनाए रखें। और रुधिर वाहिकाएं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपकी धमनी, एक आपकी शिरा। धमनी शिरा आर्टरीज बोलते हैं, इसको हिंदी में वेन्स बोलते हैं। समझ गए ना। इसमें अंतर के माध्यम से इनको हम अच्छे से समझेंगे।
चित्र भी पहले चित्र इसका दिखाए थे ना, रुधिर वाहिका धमनी शिरा का चित्र आपको दिखाते हैं। तो चित्र में एक बार अच्छे से दिख लीजिए, मैं इसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है, इस पूरे को बोल देंगे ब्लड वेसल्स। क्या बोल देंगे हम? ब्लड वेसल्स बोल देंगे, यानी कि रुधिर वाहिकाएं बोल देंगे। इसमें देखिए ये जो लाल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका आर्टरी है, जिसको हिंदी में धमनी बोलेंगे। और ये थोड़ा सा ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट, इसको बोलेंगे वेन, यानी कि सिरा। और बीच में जालीनुमा संरचना, इसको बोलेंगे कैपिलरी, यानी कि केशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे। अब ये लाल क्यों, ये ब्लू क्यों है? इसका कारण यह है कि साथियों आर्टरी जो आपको होता है, धमनी इसको बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? उसमें ऑक्सीजन है और उसका कलर होता है लाल। तो शुद्ध रक्त का कलर लाल है क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन होती है। समझ गए ना? इसलिए लाल होती है। इसलिए आर्टरी यहाँ पर लाल दिखाया गया, मतलब आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए लाल है। अब यहाँ वेन्स मतलब सिरा, ये नीला दिखाया गया। नीला दिखाया गया मतलब खून का रंग इसमें नीला है, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का मतलब खून में कार्बन डाइऑक्साइड है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बोल दिया अशुद्ध रक्त, जिसका कलर नीला होता है। अगर खून में ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त, और जिसका कलर क्या होता है? लाल होता है। समझ गए ना? और ये बीच में क्या है? केशिका है। अब सबका अलग अलग फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अलग से यहाँ पर दिखाया भी गया है, इसको अलग से निकाल के, ठीक है ना, कैपिलरी को, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग देखते हैं। पहले आर्टरी और वेन को अंतर के माध्यम समझ लेते हैं। देखते हैं धमनी क्या होता है आपका। धमनी, इसमें क्या बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है ना। इसके अपवाद भी है, उनको भी देखेंगे। पहले देखते हैं इसका कार्य क्या है। इसी ये जो हम लिखे हैं साथियों, इसी से आपका पॉइंट फंसा के पूछ सकता है एग्जामिनर। बोल देगा धमनी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, सिरा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऐसे ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, ये सब नहीं पूछेगा। ये जो आपके थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो धमनी के बारे में समझते हैं। रुधिर को, धमनी क्या करता है? रुधिर को यानी रक्त को हृदय से अंगों तक लेती है, यानी ले जाया जाता है। धमनी कार्य क्या है? ये रुधिर यानी रक्त को क्या करेगा? हृदय से अंग तक ले जाएगा। यानी कि हृदय के पास जो भी, हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप करना। तो यानी कि धमनी ही क्या करती है? आपका हृदय, रुधिर को हृदय से अंगों तक लाती है, ठीक है ना। अब सिरा की बात करें तो सिरा क्या करता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध रक्त बोलने का मतलब क्या है कि उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और उसका कलर नीला होता है, ठीक है ना। रुधिर को अंगों से हृदय तक लाती है। सिरा का काम क्या है? रुधिर को अंग से हृदय तक लाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका जो साथियों। अब धमनी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें शुद्ध रक्त बहता, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अगर धमनी के पीछे फुफ्फुसीय वर्ड लग जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर धमनी के पीछे फुफ्फुसीय वर्ड लग जाए तो वो उल्टा काम करेगा। धमनी के पीछे फुफ्फुसीय वर्ड लग जाने से उल्टा काम करेगा। नॉर्मली धमनी खाली है तो ये शुद्ध रक्त बहेगा धमनी में, लेकिन इसमें अगर फुफ्फुस से लग जाएगा तो ये उल्टा काम करेगा। मतलब फुफ्फुस या धमनी जो आपका पाइप है रक्त को बहने के लिए, उसमें कौन सा शुद्ध रक्त नहीं बहेगा, उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। ये आपका अपवाद है धमनी के लिए, समझ गए ना। अब चूंकि शुद्ध रक्त सभी अंग को चाहिए, तो सभी अंग के लिए अलग अलग धमनी का नाम होता है, समझ गए ना बात को। तो फुफ्फुस या धमनी में क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा, तो ये धमनी का अपवाद है। सेम उसी तरह से सिरा में भी अगर फुफ्फुस या लगा देंगे तो ये उल्टा काम करेगा, तो ये भी सिरा का अपवाद हो गया। समझ गए कि नहीं बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो फुफ्फुस या सिरा में शुद्ध रक्त बहेगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसकी भित्ति मोटी होती है, जो धमनी साथियों होती है, इसकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, यानी कि इसके पाइप का जो परत होता है ना, वो क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन वही सिरा की बात करें तो सिरा आपका क्या होता है? पतला होता है। जो आप देखते हैं ना कि इंजेक्शन वगैरह जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? वो साथियों सिरा में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सिरा में दिया जाता है। समझ गए ना बात को? हाँ, तो सिरा का जो पतला नस देखते हैं वो आपका सिरा होता है, सिरा में ही इंजेक्शन को दिया जाता है, समझ गए ना। इनका रंग गुलाबी, देखिए धमनी का रंग कैसा हो सकता है? धमनी का रंग आपका गुलाबी या चटक लाल हो सकता है। किसका? ये आपका धमनी का गुलाबी या चटक लाल हो सकता है। वही अगर सिरा की बात करें तो इनका रंग आपका गहरा लाल या नीला हो सकता है, समझ गए ना। और जो धमनी आपका पाइप साथियों होता है, धमनी वाले पाइप जो है, इसमें जो रक्त का बहाव है ना, जो रक्त का बहाव साथियों, वो रक्त का बहाव तेज होता है, क्योंकि शुद्ध रक्त है। इसमें रक्त की स्पीड क्या, बहुत तेज़ी से रक्त इसमें फ्लो होता है, इसलिए इसमें रक्त का दाब क्या, प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन वही सिरा की बात करें, इसकी भित्ति पतली होती है और इसमें जो कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसका गति उतना नहीं होता, ये धीरे धीरे बहता है। तो इसलिए बोलते हैं जब धीरे धीरे बह रहा है तो रक्तदाब कम है। बस इतना आपको जो हम धमनी और सिरा में अंतर बताएं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप ये धमनी सिरा के बारे में सीख गए हैं कि धमनी क्या होता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहे उसे धमनी कहते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त बहे उसे सिरा कहते हैं। शुद्ध रक्त मतलब एक बार फिर से हम बोल देते हैं आपको, ठीक है ना। अगर शुद्ध रक्त बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है
शुद्ध रक्त अगर मैं बोल रहा हूँ तो कलर कैसा है, कलर इसका लाल है। कलर लाल है मतलब ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है। ब्लड में क्या, ऑक्सीजन की मात्रा। और शुद्ध रक्त को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं। तो जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सब पॉइंट को लिख लीजिए। तो ये शुद्ध रक्त के बारे में हो गया। अब अगर हम यहाँ पर अशुद्ध लगा देंगे तो अशुद्ध रक्त में क्या होगा, इसका कलर साथियों आपका क्या हो जाएगा, इसका कलर आपका नीला हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब यहीं हम क्या लिख देते हैं, इसी को मिटा के हम यहाँ पर नीला कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब ब्लड में O2 नहीं बल्कि यहाँ पर CO2 रहेगा, और इसको ऑक्सीजनित नहीं, इसको बोलेंगे अनऑक्सीजनित। क्या बोलेंगे, अनऑक्सी। इसको यहाँ पर अनऑक्सी यानी कि अनऑक्सीजनित, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ गए कि नहीं बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। धमनी शिरा के बारे में जो बेसिक था वो आप जान चुके हैं। अब हम हृदय के बारे में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो अब हृदय के बारे में समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हार्ट आपका है जिसको हृदय बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे ब्लड आता है जाता है, कैसे शुद्ध होता है ना, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैं कुछ भी लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा उसको आपको नोट करते जाना, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। मैंने इसमें इसके लिए स्पेशल मैंने लिखा नहीं है, मैं बस बोलते जाऊँगा और समझाते जाऊँगा आपको, वो चीज़ आपको वीडियो रोक के नोट करते जाना, नहीं तो फिर आपका रिविजन में बहुत दिक्कत होगा। समझ गए ना, जो मैं बोला हूँ पढ़ने वाले बच्चे जरूर इस बात को नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हार्ट का फंक्शन देखते हैं। देखिए मैंने तो आपको बता दिया, क्या बता दिया, बोलिए क्या बता दिया। मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है कि एक होता है धमनी और एक होता है सिरा, ये तो बता दिए हैं, बिल्कुल बता दिए हैं। धमनी और सिरा के बारे में बता दिए ना, बिल्कुल बता दिए हैं। धमनी मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहे, सिरा मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त बहे। और अगर धमनी के पीछे फुफ्फुस से लग जाएगा तो उल्टा काम करने लगेगा, सिरा के पीछे फुफ्फुस से वर्ड लग जाएगा तो उल्टा काम करने लगा। तो फुफ्फुस से धमनी में क्या होगा, अशुद्ध बहने लगेगा, और फुफ्फुस से सिरा में क्या बहने लगेगा, शुद्ध बहने लगेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं साथियों, ब्लड आखिर कैसे जो हमारे शरीर में है वो दौड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, जितना भी ब्लू वाला पार्ट साथियों दिख रहा है ना, समझिए उसमें अशुद्ध रक्त है। जितना ये ब्लू वाला पार्ट इसमें दिखाया गया, ये हार्ट का पूरा चित्र है। और ये चित्र कैसा है, बंद मुट्ठी के जैसा नहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये कैसा दिख रहा है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। और साथियों जो दिल का जो आवाज़ साथ जो करता है ना, धक धक बोलते हैं, दिल धक धक करता है, एक्चुअली ये लब डब का साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, लब डब का साउंड आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हृदय की आवाज़ कैसी होती है, लब डब। पूछ सकता है एग्जाम में कि हृदय की आवाज़ कैसी होती है, तो ऑप्शन में धक धक जरूर रहेगा। एग्जामिनर भी तनिक थी ना है, वो भी दे देगा धक धक, बोलेगा कि साहब जानवर करता है धक धक मार, नहीं मारेगा, लब डब होता है, ठीक है ना। जो साइंस के अकॉर्डिंग वो आप याद रखिए, लब डब होता है, ठीक है ना साथियों। चलिए तो सब जो आपका ब्लू वाला इसमें दिख रहा है वो सारा क्या है, ब्लू वाला है मतलब उसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, और जो लाल वाला है उसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखते चलिए। हमारे ये मानव हृदय, ये साथियों क्या, मानव हृदय। मानव हृदय के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इस पार्ट को लिखिए जल्दी। मानव हृदय कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और चारों पार्ट में से सबसे पहला पार्ट ये आपका हो गया, इधर देखिए चारों पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया। ये एक पार्ट, ये दूसरा कलर थोड़ा है ना, अच्छा लगेगा आपको। कौन सा हरा ले लेते हैं। एक कलर आपका ये हो गया, एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये एक 3 पार्ट, ये एक 4 पार्ट। टोटल 4 पार्ट होते हैं साथियों मानव हार्ट के। और इस दोनों पार्ट को बांटने वाला बीच में आपको ये दिख रहा है कुछ, अरे ये बीच में दिख रहा है, इस बीच वाले को कहते हैं विभाजिका। क्या कहते हैं, विभाजिका। मतलब ये दो पार्ट में बांट देता है हमारे हृदय को। दो पार्ट में जो बांट देता है उसे क्या कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। पूछ सकता है कि मानव हृदय को दो पार्ट में बांटने वाला बीच से जो एक दीवार होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। और ये जो आपका है ये मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इसको आप एक सर्कल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए सर्कल हमारा हार्ट हो गया, हालांकि गोल हमारा सर्कल नहीं है, लेकिन समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको 4 पार्ट में बांटते, 1 पार्ट इसको ये जो बीच में खींच दिया, ये क्या होगा, ये आपको 2 पार्ट में बांट दिया। और ये हम इधर बना दे, 4 पार्ट हो गया। 1 पार्ट ये, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट को बोलेंगे दायां अलिंद, इसको दायां निलय, इसको बोलेंगे बायां अलिंद, और इसको बोलेंगे बायां निलय। बात क्लियर है, 4 पार्ट होते हैं, वही चारों पार्ट यहाँ पर दिखाया गया। समझ गए साथियों ना। तो अब समझते हैं कैसे किस में ब्लड आएगा। सबसे पहले साथियों क्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। लिख लीजिए जल्दी से, इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले साथियों होता क्या है कि जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है ना, जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है उनको सभी अंग उपयोग करके उसमें से ऑक्सीजन निकाल के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया।
तो अशुद्ध ब्लड को साथियों अब हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। तो सबसे पहले साथियों जो अशुद्ध ब्लड है किस में आएगा, ये आपका जो है सुपीरियर वेना कावा, जिसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे ऊपरी महाशिरा। कहाँ क्या बोलते हैं इसको, महाशिरा। अब देखिए इस वर्ड में क्या लगा है, महाशिरा। अब महाशिरा, शिरा लग गया है, तो शिरा लग गया तो मतलब क्या, अशुद्ध रक्त बहेगा। अब महाशिरा मतलब थोड़ा सा महा मतलब हो गया बड़ा, मोटा पाइप है ना, महाशिरा मतलब बड़ा हो गया, बाकी है तो शिरा ही है ना, काम तो अशुद्ध रक्त ही बहाएगा ये। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त आपका महाशिरा में आता है, और महाशिरा से फिर किस में गिरता है, फिर गिरता है आपका, देखिए ये पाइप इसमें गिर रहा है, इसमें गिर रहा है आपका, ठीक ना। तो ये गिरा आपका राइट एट्रियम। राइट एट्रियम माने दायां अलिंद, लिख लो इस पॉइंट को। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अशुद्ध रक्त महाशिरा के जरिए किस में आता है, राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद में आता है। उसके बाद देखिए साथियों, दायां अलिंद के बाद कौन सा जगह, कौन सा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट हमारा नेक्स्ट ये है। तो दायां अलिंद के बाद साथियों आएगा हमारा ये दायां नीलम, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। देखिए हम थोड़ा नीचे रखिए, राइट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पर बोला ना, राइट मैंने दायां, वेंट्रिकल मैंने नीला होता है, ठीक ना। इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इन सब का इंग्लिश जरूर याद रखें नहीं, क्योंकि इंग्लिश डायरेक्ट दे देता है। तो सबसे पहले किस में आएगा, महाशिरा के रास्ते हुए पहले गिरेगा अशुद्ध ब्लड किस में, राइट एट्रियम में, दायां अलिंद में, और दायां अलिंद के द्वारा फिर किस में गिरेगा अशुद्ध ब्लड, ये गिरेगा आपका राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय में। अच्छा, दायां अलिंद और दायां निलय, जब दायां अलिंद से ब्लड जो अशुद्ध रक्त है दायां निलय में आ रहा है, तो इसके बीच एक वॉल्व दिख रहा है आपको, ये वाला वॉल्व। वॉल्व मतलब हो गया कि रास्ता, छेद टाइप का। तो दायां अलिंद से दायां निलय में जो अशुद्ध रक्त आ रहा है वो एक वॉल्व के माध्यम से आ रहा है। उस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। मतलब कि दायां अलिंद से दायां निलय में जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आया था, सुपीरियर वेना कावा से, महाशिरा से आया था। महाशिरा से आया, दायां अलिंद में गिरा। देखिए लंबा जरूर वीडियो होगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अशुद्ध रक्त सबसे पहले महाशिरा में आया, महाशिरा से गिरा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से आ रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व के जरिए। देखिए यहाँ पर ये वॉल्व दिख रहा है रास्ता, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए ब्लड हमारा फाइनली कहाँ पहुँच चुका है, अशुद्ध रक्त ये पहुँच चुका है आपका यहाँ पर। तो ऐसे इसको नीचे करते हैं, ये आपका पहुँच चुका है इसमें पहुँच चुका है। इसको क्या बोलते हैं, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। अब चूंकि अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का तो हमें शुद्ध चाहिए, अशुद्ध रक्त का थोड़ी कोई काम है हमारे शरीर में, भाई उसको शुद्ध करो ना, तभी तो काम है हमारे शरीर में, तभी तो हमारे अंगों को काम आएगा ना। तो यहाँ फाइनली जो आ चुका अशुद्ध रक्त, अब यहाँ से पंप किया था, चूँकि ये नीला है ना, नीले का काम साथियों होता है पंप करना। नीले का कार्य क्या होता है, पंप करना, क्योंकि नीले की भित्ति काफ़ी मोटी होती है, इसकी जो परत होती है काफ़ी मोटी होती है। क्यों, क्योंकि ये साथियों पंप करने का कार्य करता है। वही फिर अलिंद की बात करें तो अलिंद उतना मोटा नहीं होता है जितना मोटा नीले होता है, क्योंकि नीले क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। पंप करेगा तो थोड़ा मजबूती चाहिए इनको ना, इसलिए यहाँ पर जो आ गया है अब ये क्या करेगा, पंप करेगा ऊपर की ओर। ये आपका क्या करेगा, देखिए यहाँ पर है ना, ये ऊपर की ओर पंप करेगा। इसमें ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस ब्लू वाले को साथियों हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इस हिंदी में पता है क्या बोले, इसको बोले फुफ्फुस या धमनी। बताइए, अभी जस्ट ने बताए हैं जी, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं कि फुफ्फुस से अगर वर्ड लग जाएगा तो उल्टा काम करेगा। धमनी जानते हैं कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन धमनी के पीछे लगा दिए फुफ्फुसिया, मतलब उल्टा काम करेगा, मतलब फुफ्फुस से धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। तो फाइनली हुआ क्या, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आया महाशिरा में शरीर के अंगों द्वारा, और महाशिरा के बाद गिरा राइट वेंट्रिकल, सो राइट आर्टरी में, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से आपका ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के माध्यम से दायां नीले में आया, और दायां नीले क्या कर दिया, अशुद्ध रक्त को पंप कर दिया। किस में, ये कर दिया आपका जो ब्लू पाइप दिख रहा है आपको, इसमें कर दिया। इस ब्लू पाइप का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुस से धमनी। अब जो फुफ्फुस से धमनी साथियों है, फुफ्फुस से धमनी से पता है किस में चला जाता है, ये फुफ्फुस से धमनी ये जुड़ा होता है आपका हमारे फेफड़ा से। किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से। किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से। तो ये आपका फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये आपका फेफड़ा में चला जाता है। अब जो अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चला गया, अब फेफड़ा का काम ही है रक्त को शुद्ध करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फेफड़ा क्या करते हैं, फेफड़ा के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है कि नहीं, फेफड़ा के पास बहुत सारा क्या है, ऑक्सीजन है। फेफड़ा के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो फेफड़ा क्या करती है, इस वाले अशुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल लेती है और ऑक्सीजन उसमें मिला देती है। तब ऑक्सीजन मिला दी तो क्या शुद्ध हो गया। फेफड़ा का वर्क तो मैंने आपको बता ही दिया है। फेफड़ा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, और जिसके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, सांस जो लेते हैं, फेफड़ा के वायु को भी कम सब जाकर जमा रहता है। तो जो भी अशुद्ध ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन मिला देगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगी। अब शुद्ध हो गया ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिला दिया। हम जानते हैं ना, ब्लड में ऑक्सीजन मिला दो ब्लड शुद्ध हो गया, वही ब्लड हमको चाहिए। अब साथियों आगे क्या होता है,
कि अब जो हमारा साथियों जो शुद्ध हो गया ना ब्लड, शुद्ध ब्लड हो गया है। अब शुद्ध जब ब्लड हो गया है, अब ब्लड कहाँ जाएगा? अब ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में। कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन, यानी कि जो आपका फुफ्फुस से सीरा है, सॉरी फुफ्फुस से धमनी क्या था, ये फुफ्फुस से धमनी ब्लड किसको भेज दिया था? ये भेज दिया था आपका फेफड़ा को। फेफड़ा कर दिया शुद्ध। फेफड़ा जब शुद्ध कर दिया है तो फेफड़ा से एक पाइप जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को मतलब बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सीरा। अब देखिए फुफ्फुसीय सीरा, सीरा मतलब वो शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन वर्ड क्या लग गया है पीछे? फुफ्फुसीय मतलब शुद्ध बहेगा। तो फेफड़ा से साथियों अब ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में। किस में आता है? पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय सीरा में। कौन वर्ड? कौन ब्लड? शुद्ध रक्त, क्योंकि फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करके भेज रहा है। किस में भेज रहा है? पल्मोनरी वेन में, यानी कि किस में भेज रहा है? आपका फुफ्फुसीय सीरा में। और फुफ्फुसीय सीरा से ब्लड आपका सीधे गिरता है किस में पता है? ब्लड आपका सीधे गिरता है, ये जो आपको यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है, रास्ता नहीं बल्कि ये जो पार्ट दिख रहा है चैम्बर, इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बायां अलिंद। बायां अलिंद मैं आपको एक बार फिर से पूरा बता दूंगा, ठीक नहीं? पूरा समझा दीजिए। क्या बोलेंगे इसको? बायां अलिंद, यानी कि फेफड़ा भेज दिया ब्लड किसको? पल्मोनरी वेन को, यानी फुफ्फुसीय सीरा को। फुफ्फुसीय सीरा से ब्लड किस में गिरा? ये गिरा आपका बायां अलिंद में। किस में गिरा? लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद के बाद फिर ब्लड कहाँ गिरेगा? ये देखिए यहाँ पर दिखा बायां अलिंद से ब्लड गिरेगा आपका सीधे इसमें, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को साथियों बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको इधर करें, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, हिंदी में बायां नीलय। क्या बोलेंगे? बायां नीलय। बायां नीलय, यानी कि ब्लड आपका जो है पल्मोनरी वेन से गिरा लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड गिरा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए यहाँ भी एक आपका वॉल्व है, यहाँ भी आपका क्या है? एक वॉल्व है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। देखिए लेफ्ट एट्रियम से, यानी कि बायां अलिंद से बायां नीलय में जो ब्लड गिर रहा है, एक वॉल्व दिख रहा है आपको? ये वॉल्व दिख रहा है, इस वॉल्व को साथियों कहते हैं माइट्रल वॉल्व। क्या कहते हैं? माइट्रल वॉल्व कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब माइट्रल वॉल्व में, जब माइट्रल वॉल्व के द्वारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, अब क्या होगा? चूंकि ये तो शुद्ध ही रक्त आ रहा है, अब इस शुद्ध रक्त को क्या करना? शुद्ध रक्त को क्या करना? पूरे शरीर को चाहिए ना। अब साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है? इसको इधर कर देता हूँ। ये देखिए जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, वेंट्रिकल में क्या होता है? नीलय। और मैंने बोला था कि नीलय पंप करने का कार्य करता है, तो नीलय पंप कर देगा। ये जो लाल वाला पाइप दिख रहा है, यहाँ पर लाल वाला पाइप दिख रहा है, मैं देखिए जो लाल वाला मोटा पाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं साथियों अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा। और हिंदी में इसको बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। जिस प्रकार हमने महाशिरा देखा, उसी तरह यहाँ पर महाधमनी है। अब चूंकि धमनी लगा है, धमनी माने शुद्ध रक्त बहेगा, और इसके पीछे क्या लगा? महाधमनी, मतलब बहुत बड़ा धमनी है, सबको जो रक्त भेज सकता है। तो साथियों आपका जो ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था बायां नीलय, ये ब्लड को पंप कर देता है कहाँ पर? ये कर देता है इस वाले पाइप में। ये जो इस वाला पाइप, ये देखिए लाल वाला पाइप, इसमें जोड़ देता है। और ये जो अरोटा है, इसको बोलते हैं महाधमनी। और ये फिर क्या करती है? इससे बहुत सारे पाइप निकल लेती है, और ये तब क्या करती है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज देती है। बस यही फंक्शन है, इसी तरह आपका पूरा फंक्शन कार्य करते रहता है। उम्मीद है कि आप समझ गए। अच्छा, यहाँ भी एक वॉल्व था, वॉल्व आपको नहीं बताया। ये जो आपका माइट्र जो बायां नीलय था, यहाँ से जो गया आपका किस में ब्लड गया? आपका ये महाधमनी में गया। तो महाधमनी में किस वॉल्व के द्वारा? ये महाधमनिक वॉल्व था, एरोटिक वॉल्व था, उसके माध्यम से गया, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से शुरू से बता देता हूँ ना। पहले क्या हुआ था? अशुद्ध रक्त आएगा इस महाशिरा के रास्ते, किस में आएगा? ये आएगा आपका दायां अलिंद में। दायां अलिंद में से एक वॉल्व के द्वारा, यानी जिसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, किस में जाएगा? ये जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर हमारा, क्योंकि अशुद्ध रक्त आ रहा है, इसको शुद्ध करना, तो ये आपका जो ये आपका दायां नीलय है, दायां नीलय पंप कर देगा किसमें? इसमें कर देगा आपका, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। अब ये कनेक्ट हो जाए आपका फेफड़ा से। क्या हो जाएगा? फेफड़ा से। तो फेफड़ा क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देगा। उसके बाद शुद्ध करने के बाद फेफड़ा भेजेगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन का मतलब हो गया फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो। ये फिर भेज देगा किसमें आपका? ये भेजेगा लेफ्ट आर्टरियम में, जिसको बोलेंगे हम बायां क्या बोलेंगे? बायां अलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद बोलेंगे। अब बायां अलिंद से आपका फिर एक वॉल्व के माध्यम से आपका जो शुद्ध रक्त है वो गिरेगा, किसमें गिरेगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले में। किस वॉल्व के माध्यम से? माइट्रल वॉल्व के माध्यम से। और फिर ये पंप कर देगा आपका महाधमनी में, और ये पूरा महाधमनी सभी अंगों को रखती है, भेजेगा। बस इसी तरह से आपका क्या है? पूरा सर्कुलेट करते रहता है। प्रश्न आपका एक भी अब नहीं छूटेगा। अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो एक भी प्रश्न अगर छूट जाए ना, तो आप मुझे कहना कि नहीं, हमें हृदय से प्रश्न आपका छूट गया, ठीक है ना? तो साथियों, उम्मीद है आपका ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी अपना कर देना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्ण तरह से आपका
खत्म हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। किसी नेक्स्ट क्लास में क्या आपका इसके बाद होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, फिर आपका कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।